स्वागत है आपका सिविल सर्विस पूर यूट्यूब चैनल में। सो गाइज, आज का हमारा जो सेगमेंट है वो है करंट अफेयर का, जिसमें हमारा आज का पहला टॉपिक है अटल टिकरिंग लैब। ठीक है, और ये न्यूज क्यों बना हुआ है? क्योंकि इसका एप्लीकेशंस जम्मू कश्मीर में लागू करने की बातें कही जा रही हैं। ठीक है, सो देख लेते हैं कि अटल टिकरिंग लैब क्या है। जो ALT है यानी अटल टिकरिंग लैब, भारत में केंद्र सरकार के अटल इनोवेशन मिशन AIM के तहत एक उप मिशन है। यह AIM की प्रमुख पहल है जो पूरे भारत में हाई स्कूल के छात्रों के बीच एक अभिनव मानसिकता का पोषण करने का प्रयास करती है। यह नीति आयोग के तहत प्रशासनिक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है। यह पहल बच्चों के बीच संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के प्रयास करती है, जहां उन्हें वैज्ञानिक विचारों पर अपनी समझ को व्यापक बनाने का अवसर प्रदान किए जाते हैं। सो गाइज, ये तो रहा अटल टिकरिंग लैब के बारे में। ठीक है, इसका जो समायोजन है वह किया जा रहा है अटल इनोवेशन मिशन के अंदर। ठीक है, क्लियर? जो अटल इनोवेशन मिशन है यह एक एम्ब्रेला प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत इनोवेशंस के, डेवलपमेंट के, स्टार्टअप के बहुत सारी योजनाएं लागू की जा रही हैं। सो ये याद रखना कि जो ALT है अटल टिकरिंग लैब, इसका क्रियान्वयन AIM यानी अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत किया जा रहा है। यह एक सरकारी योजना है और इसके जो संरक्षक बॉडी है वह है नीति आयोग। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन क्या है इसको देख लेते हैं। अटल इनोवेशन मिशन उद्यमशीलता और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन को एक छत नवाचार संगठन के रूप में स्थापित किया गया है। ठीक है, सो आप ये याद रखना कि जो AIM है एक एम्ब्रेला प्रोजेक्ट है। इसके अंतर्गत कुल 6 योजनाओं को लाया गया है, जिसमें से पहला है अटल टिकरिंग लैब। ठीक है, दूसरा है अटल इंक्यूबेशन सेंटर, तीसरा है अटल न्यू इंडिया चैलेंज, चौथा है परिवर्तन कार्यक्रम के संरक्षक, पांचवा है अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर और छठा नंबर है लघु उद्यमों के लिए अटल अनुसंधान और नवाचार। ठीक है, सो गाइज वहां पे ऑप्शन में दे देगा। ठीक है, और ये पूछेगा कि इनका क्रियान्वयन किनके अंतर्गत किया जा रहा है, तो ये आप याद रखना कि इनका जो क्रियान्वयन है वो अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत किया जा रहा है और इसकी जो संरक्षक बॉडी है वह है नीति आयोग। क्लियर? और ये जो योजना है ये सरकारी योजना है। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। और हाँ, सॉरी, यहां पे एक पॉइंट छूट गया। ये जो जम्मू कश्मीर है, क्लियर, जस्ट वेट, जम्मू कश्मीर में 1000 अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने की बातें कही जा रही हैं। क्लियर? जिसमें से 2021 और 22 में 187 अटल टिकरिंग लैब खोले जाएंगे। ठीक है, और आगे भी चल करके टोटल 1000 का जो टारगेट है वो पूरा किया जाएगा, लेकिन 21 और 22 के अंतर्गत टोटल 187 ALT की स्थापना की जाएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जल प्रबंधन में स्पंज शहर सिटी क्या है। ठीक है, सो स्पंज सिटी बाढ़ प्रबंधन, पारिस्थितिकी बुनियादी ढांचे और जल निकासी प्रणालियों
को मजबूत करने के लिए एक नया शहरी निर्माण मॉडल है। इस अवधारणा को 2000 में चीनी शोधकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित किया गया था। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और राज्य परिषद ने 2014 में इस अवधारणा को शहरीकरण नीति के रूप में स्वीकार किया था। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ जानने की बातें नहीं है, हम बस इस पे ध्यान देते हैं कि जो स्पंज सिटी है इसके कारक क्या है। तो स्पंज सिटी जो होता है, जैसे बाढ़ हुए, ठीक है, बाढ़ में जो भी पानी इकट्ठा हो जाता है शहरों में, घरों में, ठीक है, उनको व्यवस्थित करने का, उनके निकासी का ये पूरा प्रोग्राम होता है, जिसको हम स्पंज सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी बाढ़ प्रबंधन हो गया, पारिस्थितिकी बुनियादी ढांचे हो गए, जल निकासी हो गया, को मजबूत करते हैं। ठीक है, क्लियर। इसका बेस हमने देख लिया कि इसका कहां से बेस है। तो इसका सन 2000 में चाइना के कुछ शोधकर्ताओं ने इसको इनोवेट किया था। क्लियर, ओके। भारत में स्पंज सिटी मिशन की आवश्यकता क्या है। भारत में स्पंज शहरों की आवश्यकता है क्योंकि भारतीय महानगरों में शहरी बाढ़ एक आम घटना बन गई है। भारत में भूमि नीति शहरी क्षेत्रों में बाढ़ की पुनरावृत्ति के प्रबंधन या नियंत्रण में प्रभावी नहीं रही है। तीसरा है, शहरों में उचित जल निकासी नेटवर्क का अभाव है। चौथा है, शहरों में कंक्रीट के ढांचे से पानी का बर्बादी हो रहा है। ये कारण है कि भारत में भी इसको एप्लीकेबल बनाया जाए। क्लियर, ओके। और ये करंट क्यों बना, इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंस इसलिए हमारे लिए बन जाता है कि जो चेन्नई है हमारा, ठीक है, क्लियर, चेन्नई जल प्रबंधन रणनीति को अपनाने और शहरी बाढ़ को रोकने के लिए स्पंज सिटी में बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यानी जो चेन्नई है वह स्पंज सिटी, ठीक है, को अपनाने के लिए पूर्ण रूप से अपने को प्रिपेयर कर चुका है, जिसके पाकर ये स्पंज सिटी करंट में आया हुआ है। करंट सिटी, स्पंज सिटी क्या होता है ये देख लिया, और क्यों आया है, उसका कारण क्या है। तो चेन्नई अभी अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर कर लिया है कि हम बाढ़ के पानियों से आपदा जो होता है उसको हम प्रबंधन करेंगे, जिसको पाकर ये करंट में आया। ठीक है, नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं। राज्यसभा में पारित किया गया फार्मास्यूटिकल शिक्षक विधेयक। ठीक है, इसको देख लेते हैं। लोकसभा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च संशोधन बिल 2021 को 15 मार्च 2021 को पेश किया गया। यह बिल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एक्ट 1998 में संशोधन करता है। ठीक है, इस अधिनियम ने पंजाब में शिक्षा और अनुसंधान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल की स्थापना की ओर इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया है। ठीक है, इसलिए यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और करंट का, ठीक है, और ये याद रखना कि जो फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एक्ट 1998 है, उसमें संशोधन किया गया है किसके द्वारा। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल सेंटर एंड रिसर्च संशोधन बिल 2021 के द्वारा। ठीक है, यानी 1998 में संशोधन किया गया है 2021 के बिल के द्वारा। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ जानने के लिए नहीं है। अगर ये इतना आता है तो इस पे हम बात कर लेंगे, अदरवाइज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अरब सागर में चक्रवातों की अधिक संख्या, ठीक है, क्या है, क्यों है, इसको हम देख लेते हैं।
सो ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक ऊष्मन की वजह से पिछली शताब्दी के दौरान अरब सागर के सतही तापमान में तेजी से वृद्धि हुई है। वर्तमान में अरब सागर का सतही तापमान 4 दशक पहले के तापमान से 2 से 1.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। ठीक है, यह अधिक गर्म तापमान संवहन प्रक्रिया में तीव्रता, भारी वर्षा, तीव्र चक्रवातों के निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, सो ये जो तापमान में इंक्रीमेंट हुआ है 2 से 1.4 का, ठीक है, उसके कारण से अधिक गर्म तापमान संवहन प्रक्रिया में तीव्रता हुई है, भारी वर्षा का कारण बना है, तीव्र चक्रवातों के निर्माण में सहायक हुआ है। ये कारण है कि चक्रवात की अधिकता यहाँ पर हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, तापमान में होने वाली वृद्धि से अरब सागर में विकसित होने वाले चक्रवातों की तीव्रता के लिए पर्याप्त ऊर्जा की आपूर्ति होती है। अरब सागर चक्रवातों के अनुकूल पवन अपरूपण यानी विंड शेयर भी प्रदान कर रहा है। उदाहरण के लिए उच्च स्तरीय पूर्वी पवनों की वजह से चक्रवात ओखी का निम्न दाब गर्त बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की ओर सरक गया था। ठीक है, सो गाइस, अगर हम इस पे मोटा मोटा बात करें अपनी भाषा में समझने के लिए, तो हम ये कह सकते हैं कि जो 1891 से 2020, अगर इस समय पीरियड में अगर हम देखें तो जो उत्तरी हिंद महासागर है, क्लियर, उत्तरी हिंद महासागर, ठीक है, यानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी प्लस अरब सागर, ठीक है, इनकी बात की जा रही है। ओके, में आने वाली जो साइक्लोन है, ठीक है, जो उनकी जो आवृत्ति है वो अधिक हो गई है। ठीक है, अरब सागर के ऊपर बहुत सारी गंभीर चक्रवात तूफान की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। पूर्वी तट पश्चिमी तट की तुलना में अत्यंत गंभीर चक्रवातों के प्रति अधिक संवेदनशील रहा है। ठीक है, क्लियर। इसमें से जैसे कारक लिख सकते हैं कि जो हमारा पूर्वी तट है, क्लियर, पूर्वी तट और पश्चिमी तट की तुलना में अत्यंत गंभीर चक्रवातों का प्रति अधिक संवेदनशील रहा है। ठीक है, यानी पूर्वी तट पे जो चक्रवात हैं उनकी अधिकता रही है पश्चिमी तट की अपेक्षा। ठीक है, इसमें कारक क्या है उसमें हमने देख लिया कि कारक क्या कह रहे हैं। ठीक है, कारक में से टेम्परेचर की बढ़ोतरी हुई है 2 से 1.4 की, ठीक है, जिसमें कि संवहन प्रक्रिया में तीव्रता हुई है, भारी वर्षा हुई है, तीव्र चक्रवातों का निर्माण हुआ है। तो ये कारण है कि अरब सागर में चक्रवातों की अधिकता हुई है, जिसमें से मेजर पॉइंट ये हैं। ओके, और ये भी आ सकता है तुलना करने के लिए कि पूर्वी तट पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पे चक्रवातों की अधिकता क्यों होती है, तब पर भी ये पूरे के पूरे रीजन हमारे काम आएंगे आंसर राइटिंग में कि अरब सागर जो है, ठीक है, यानी उत्तरी हिंद महासागर यानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो टेम्परेचर की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, उसके कारण से संवहन प्रक्रिया बढ़ा हुआ है, बारिश की तीव्रता बढ़ी है, ठीक है, भारी वर्षा हुआ है, जिसके कारण से उसमें से एक कारक तीव्र चक्रवातों का निर्माण भी है। ठीक है, तो ये कारण रहा। इस पे कभी भी एक वीडियो बनाएंगे कि ये जो नाम दिया जाता है चक्रवातों का कि फेनी है या कौन सा है, प्रचंड है, तो इस पे हम बात करेंगे, प्रॉपर वीडियो बना देंगे प्रॉपर, जिसपे कि ये पता हो जाए कि हम चक्रवातों का नाम कैसे रखते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हमारा, आई होप लास्ट टॉपिक है ये, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, ठीक है, सीए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट संसद द्वारा पारित किए जाने के 2 साल बाद भी गृह मंत्रालय द्वारा अभी तक अधिनियमन के विनियमन संबंधी नियमों को अधिसूचित नहीं किया गया है। नियमों
को अधिसूचित किए बिना लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके आधार क्या हैं? तो आधार की बात कर लेते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 12 दिसंबर 2019 को अधिसूचित किया गया था। इसे 10 जनवरी 2020 को लागू किया गया। ठीक है, इस अधिनियम के माध्यम से नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। सो गाइस ये इंपॉर्टेंट है कि जो सीए 2019 है हमारा, ठीक है, ये किसमें संशोधन करता है? तो वह संशोधन करता है 1955 में। ठीक है, उसमें क्या क्या करता है उस पर बात कर लेते हैं कि जो नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्त करने से विभिन्न तरीके प्राप्त किए गए हैं, जिसमें से क्या है? भारत में जन्म के आधार पर, वंशानुगत पंजीकरण, प्राकृतिक व क्षेत्र समाविष्ट करने के आधार पर नागरिकता हासिल करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ओके। नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई यानी उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है। इन समुदायों के अपने संबंधित देशों में धार्मिक आधार पर उत्पीड़न का सामना करने वाले जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 ठीक है 14 तक भारत में पलायन कर चुके थे, उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। ठीक है, सो कंफ्यूज करने के लिए ये डेट दे सकता है, टाइमिंग पीरियड दे सकता है कि कौन से डेट तक या कौन से डेट के बाद के प्रवासियों को अवैध माना जाएगा या अवैध नहीं माना जाएगा। तो याद रखना कि 31 दिसंबर 2014 तक भारत में पलायन कर चुके थे, उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, बल्कि उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, अधिनियम के एक अन्य प्रावधान के अनुसार केंद्र सरकार कुछ आधारों पर जो ओसीआई कार्ड धारक होते हैं को पंजीकरण को रद्द भी कर सकती है। ठीक है, इसमें अपवाद क्या है? संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल होने के कारण यह अधिनियम त्रिपुरा राज्य, मिजोरम, असम, मेघालय के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। इसके अलावा जो इनर परमिट है के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र पर भी लागू नहीं होता है ये। ओके, अधिनियम से बाहर रखा गया है। किनको किनको? एक तो जो 6ठी अनुसूची के अंतर्गत जो राज्य आते हैं जैसे त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, और दूसरा जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशंस 1873 है यानी इनर लिमिट के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में भी यह अधिनियम लागू नहीं किया जाएगा। ठीक है, ओके। इस कानून के संबंधित मुद्दे क्या हैं? यह कानून संविधान के मूल सिद्धांत का उल्लंघन करता है। ओके, इसके अंतर्गत धर्म के आधार पर अवैध प्रवासियों की पहचान की गई है। ठीक है, यह कानून स्थानीय समुदायों के लिए एक जनसांख्यिकीय खतरा समझा जा रहा है। ठीक है, इसमें धर्म के आधार पर अवैध प्रवासी को नागरिकता का पात्र निर्धारित किया गया है। साथ ही इससे समानता के अधिकार की गारंटी प्रदान करने वाली जो अनुच्छेद 14 है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। ठीक है, सो गाइज ये जो लाइन है
संवैधानिक लाइन है और ये लाइन संवैधानिक लाइन है। आप प्लीज इसको माइंड करते रहना कि जो भारत का संविधान है, ठीक है, वो बिल्कुल निष्पक्ष बात करता है किसी को नागरिकता देने की। यहाँ पर धर्म के आधार पर नागरिकता दी जा रही है, ठीक है, जैसे कि हिंदू, जैन, पारसी ऐसे लोगों को नागरिकता दी जा रही है। यानी कहीं न कहीं यहाँ पर धार्मिक भेदभाव की बातें की गई हैं, जिसको पाकर हमारे भारत संविधान का ये उल्लंघन करता है, ठीक है। और जो आर्टिकल 14 है समानता का अधिकार, वहां पर भी, ठीक है, गारंटी जो देता है संविधान 14, वहां पे भी धर्म के आधार पर अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने की बातें कही जा रही हैं। सो ये भी भारतीय संविधान के अनुसार से बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, यहाँ पे बातें कही गई हैं। अगला पॉइंट है, यह किसी क्षेत्र में बसने वाले अवैध प्रवासियों की नागरिकता को प्राकृतिक बनाने का प्रयास है, ठीक है। इसके तहत किसी भी कानून के उल्लंघन करने पर ओसीआई पंजीकरण को रद्द करने की अनुमति दी गई है, ठीक है। यह एक व्यापक आधार है, इसमें मामूली अपराधों सहित कई प्रकार के उल्लंघन शामिल हो सकते हैं, ठीक है। कानून का विरोध क्यों हुआ है? नागरिकता संशोधन अधिनियम की संवैधानिक और कानूनी वैधता को भारत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। राजस्थान और केरल सरकार द्वारा अनुच्छेद 131 आर्टिकल 131 के तहत याचिका दायर की गई। भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच किसी भी विवाद को सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी अन्य अदालत पे अपवर्जन करते हुए मूल अधिकारिता होती है, ठीक है। जब केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस एक या एक से अधिक स्टेट गवर्नमेंट के जब मामले हो जाते हैं तो ये किसी अन्य न्यायालय में या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अपनी बातों को कहने के लिए, ठीक है। इनको ये अधिकार मिलता है किसके द्वारा? आर्टिकल 131 के द्वारा, ठीक है। केंद्र सरकार के लिए मेघालय, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और बंगाल की विधानसभाओं द्वारा अधिनियम के खिलाफ पारित प्रस्ताव भी प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है। तो इन्होंने इनको रिपोर्ट कार्ड दे दिया है कि भैया हम विरोध कर रहे हैं, ठीक है। सो गाइज, ये रहा हमारा सीए 2019, ठीक है। अगर आपको इसमें से कंटेंट बेहतरीन लगते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको प्लीज एज यू विश स्किप कर देना, ठीक है। सो आज का हमारा ये रहा सेगमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।